गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। इवनिंग गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा। सर ये वाला चैप्टर थोड़ा कम समझ आ रहा है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग भी देख ली बट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं हुआ और क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे? क्वेश्चन तो सॉल्व करने का मेथड बताया था, बहुत आसान है वो तो। यस सर। सर पर यस सर। मैं भी रिकॉर्डिंग देख रहा था पहली बार, इसलिए नहीं हो रहे थे। क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हुए मेरे से पूछो जरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर बेटा। जो सर पहली आपको एक क्लास क्वेश्चन भेजा था सर कल। एसी का? नो सर, एसी का नहीं है फिर बाद में देखेंगे। एसी का कोई डाउट है तो बोलो। सर पहली क्लास में हमने सर। कराया वोल्ट था मीटर होता है करंट वो क्या शो डिकेइंग करता है? एलआर एक ही सर्किट। कर एक ही कर एक ही कर। उत्तम बोल बेटा, पहले तू बोल। सर करंट डिकेइंग इन एलआर सर्किट हैज अ फंक्शन I is equal to I naught e to the power minus t by tau, हम्म where tau is the time constant of the circuit. हम्म Find the RMS value for the period t equals 0 to t equals tau. ये तो मैंने क्लास में करवाया था शायद, नहीं? क्लास में करवाया था ये वाला क्वेश्चन, पर सर इसमें हमने हीट क्यों निकाली थी? आरएमएस कैसे निकालते हैं? सर रूट मीन स्क्वायर करके। तो उसका बेसिक फंडा क्या था कि इस करंट ने कितनी हीट प्रोड्यूस की, उतनी हीट कांस्टेंट करंट जो पास करेगी उससे प्रोड्यूस होगी, तो उसे हम आरएमएस कहेंगे। क्या ये नहीं सर तो बताया हमें था? डायरेक्ट रूट नहीं कर, स्क्वायर करके मीन लेके रूट नहीं लेना चाहिए था? चलो जी, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू टाउ अपॉन टी, यही है बेटा, अपॉन टाउ। यस सर यही है, पर हमने आई स्क्वायर आर डी टी क्यों लिया? हमारे पास करंट थी आई नॉट इंटू टी टू द पावर माइनस टी बाई टा, तो इसका स्क्वायर लेना चाहिए था ना। चलो आप लोग, फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर, यही है ना? तो पहले यस सर। आई स्क्वायर का मीन निकालना है। अब आई वेरी कर रही है तो मीन कैसे निकालूं? आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू टाउ अपॉन अपॉन टाउ, डीसी का इंटीग्रेशन। यस सर। यही होगा। ये हो गया रूट मीन। अब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर रूट होगा मतलब ये आ जाएगा, यही होगी यस सर। आई आर एम एस। यस सर। इससे निकाल ले, देख 1/टाउ मीन तो ऐसे निकालेंगे ना। हाँ, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई नॉट स्क्वायर ई की पावर -2t/टाउ डी टी 0 टू टाउ का अंडर रूट। यस सर। सॉल्व कर। अंडर रूट के अंदर 1/टाउ आई नॉट स्क्वायर बाहर गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर -2t/टाउ डिवाइडेड बाय -2/टाउ। यस सर। लिमिट 0 टू टाउ। यस सर। ये टाउ तो कैंसिल कर दूं, माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करें तो ई की पावर -2t/टाउ माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 का अंडर रूट। यस क्या सर। ठीक है? तो ये आ जाएगा आई नॉट बाय √2 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस ई पावर -2t/टाउ। सर टी की जगह टाउ नहीं आ जाएगा? अच्छा, टी की जगह तो टाउ पुट करना था हमें, यहाँ टाउ यहाँ टाउ, तो ये तो 1 हो गया, तो ई की पावर -2 रह गया बस। यस सर। क्या ये आंसर नहीं था? यस सर। अब तू फॉर्मूले पे ही डिपेंड रहना चाहता है। मैंने तो को लॉजिक से समझाया था कि किसी भी करंट की आरएमएस वैल्यू का मतलब है कि उस करंट ने किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से जितनी हीट प्रोड्यूस की, उतनी ही हीट उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम में प्रोड्यूस करने के लिए जो कांस्टेंट करंट चाहिए वो आरएमएस वैल्यू है। आएगा यही? यस सर। सर कल के अगर थोड़े एडवांस के क्वेश्चन आपके पास हैं तो करवाने पॉसिबल हैं क्या? बेटा एडवांस के बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, एसी का बहुत सिंपल फंडा आता है जो बताया है। एक पैरेलल वाला क्वेश्चन कराया था, उससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर।
सर हमने जो एसी सर्किट में जो कैपेसिटर की इक्वेशन बनाई थी हाँ सर, उसमें हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का कन्वर्जन किया था सर, उसमें cos 90 माइनस थीटा भी तो कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम है उसमें, कंपैरिजन करने में मुश्किल आ जाती। देख, एक तेरे पास आ रहा था साइन ओमेगा टी और दूसरी तरफ आया था कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ आया था। हाँ सर। तू कह रहा है इसको हम साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका फेज और इसका फेज कंपेयर करना मुश्किल नहीं हो गया, क्योंकि वो ओमेगा टी पॉजिटिव में, ये ओमेगा टी नेगेटिव में, दोनों की डायरेक्शन तूने उल्टी कर दी। अब फेज डिफरेंस कैसे चेक करूं हर बार? यानी कि सर हमको ओमेगा टी की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना हाँ, पड़ेगा। ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग लगा और फिर कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। अब मैं ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं कि ओमेगा टी तो ओमेगा टी रहे, प्लस माइनस कुछ आ जाए, तो क्या करूं? तो मैं इसको कैसे लिखूं? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखूंगा, हाँ सर। तभी मेरा कंपैरिजन भी आसान हो जाएगा। इसे तो कंपेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कर ही नहीं पा रहा मैं, उल्टा चल रहा है। सर इसीलिए मतलब मैथ्स में हमने जो लॉजिक पढ़ा था उसकी वजह से बाकी जो इक्वेशंस बने थे उसमें डिफरेंस आ रहा था। किसमें डिफरेंस आ रहा था? आगे मतलब एलआर सर्किट में भी हम मतलब इंडक्टर वाले केस में भी हमेशा ऐसी करेंगे, हमेशा जब ओमेगा टी लेके चल रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए ऐसी फॉर्म बनाएंगे कि ओमेगा टी के साथ में कुछ प्लस माइनस की चीज आ जाए तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा भी, कितना फेज डिफरेंस मेंटेन है उसमें। यहां तो आप सोच नहीं पाओगे, टी 0 पे तो आ गया पाई बाय 2 का, टी 1 पुट कर, अरे वो तो नेगेटिव में चला गया, वो ओमेगा बना तो। हाँ सर। तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। सर और सर एनसीईआरटी में जो सर एवरेज की प्रोसेस दे रखी थी सर, वो थोड़ी सी अजीब सी प्रोसेस, मतलब वो समझ में नहीं आई। एवरेज की प्रोसेस मतलब किस तरीके से हम एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं? अच्छा, एवरेज का बेसिक फंडा यही है, आप बोर्ड एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में भी लिख दोगे गलत नहीं है, कि गिवन करंट किसी पर्टिकुलर सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करा रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो कराने के लिए जो कांस्टेंट करंट हमें चाहिए, दैट इज एवरेज वैल्यू। सर ये तो क्लियर था, मगर उसमें जैसे करा था ना, मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था। क्या कर रखा है उसमें, बताएगा, कुछ आइडिया देगा? एक मिनट। सर फेजर डायग्राम की कोई लिमिटेशन है? फेजर डायग्राम का लिमिटेशन? लिमिटेशन यस सर। आपके लेवल पे तो नहीं है कोई भी, कोई लिमिटेशन नहीं, आप लगा सकते हो। और सर किसी भी इंस्टेंट पे सर जो VL प्लस BC प्लस और प्लस R होता है सर, वो B के इक्वल होता है ना? द रियल सर किसी भी इंस्टेंट पर सर VL प्लस BC प्लस R B के इक्वल होगा ना? VC प्लस VL प्लस VR V के इक्वल होगा, अगर ये VC VR VL इंस्टेंटेनियस है तो, बिल्कुल, अगर इंस्टेंटेनियस है। सर हाँ जी, सर कल के टेस्ट में ना सिर्फ एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि मैंने जो मार्क करा था और जो उसके बाद दिखा रहा था वो अलग आ रहे थे। क्या चीज? सर कल के टेस्ट में मैंने कोई ऑप्शन मार्क करा था और जब आया रिजल्ट तो फिर वो कोई और ऑप्शन था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में हुआ था ऐसा। मतलब तूने मार्क कुछ और किया था, वो कुछ और दिखा रखा है कि तूने कुछ और मार्क किया है? हाँ सर। क्या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है? वो गलती से टच हो जाता है सर। हैं वेबसाइट पे सर गलती से कभी कभार टच हो जाता है वो हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका वो अपने हिसाब से चेंज कर दे, ऐसा नहीं करेगा। पता नहीं सर। सर सर आरईटी के बारे में सर आपको फॉर्म अभिनव कह रहा है सर उसमें पावर का एवरेज यूज किया है फुल साइकिल। बेटा वो तो एवरेज पावर निकाली होगी, एवरेज करंट नहीं निकाली होगी। एवरेज पावर इज डिफरेंट, जो आई थी ईवी आईवी कॉस फाई। अभिनव हाँ सर। वो एवरेज पावर होगी जिसका फॉर्मूला ईवी आईवी कॉस फाई होगा। एवरेज करंट के लिए भी क्या एवरेज पावर निकाली थी? हाँ सर, उसने मतलब एवरेज पावर निकाल करके फिर उसके बाद में उसने वहां से आरएमएस डिफाइन कर दिया और फिर उस आरएमएस से फिर उसने एवरेज को डिफाइन किया।
है, देख लूंगा मैं, एक बार चेक कर लूंगा ये कौन सा मेथड है, लेकिन जो बताया है वो हमेशा वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो मैंने पढ़ाया आपको। एक मिनट, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं आज, एक बार करके पढ़ लूं जरा। सर कल के, अगर अच्छा ये तो हो गया था सर, आज क्या मुझे अभी फिजिक्स की क्लास लेनी चाहिए? एसी भी नहीं पढ़ा? नहीं बेटा, आज एसी की लास्ट क्लास है तो आज की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। नौशाद सर एक बार वॉटलेस करंट एक्सप्लेन कर दो। वॉटलेस करंट बेटा ये है कि कोई भी, जैसे हमें दे रखी है ये करंट और ये पोटेंशियल वाइनल जो आ रहा है और इनमें फेज एंगल फाई है, तो करंट का वो कंपोनेंट जो इस वी के परपेंडिकुलर है, जो आई साइन फाई होगा, इसे हम कहते हैं वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट या वॉटलेस करंट। ठीक है, सर आज एसी की लास्ट क्लास है। सिग्निफिकेंस क्या था हो जाना चाहिए है बेटा। सर, इसका सिग्निफिकेंस क्या था? एक्चुअली में करंट के दो कंपोनेंट कर रहे हैं फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहां आएगा आई कॉस फाई और यहां आएगा आई साइन फाई। आई साइन फाई और वी में फेज डिफरेंस 90 का हो गया। यस सर। तो करंट की इस कंपोनेंट की वजह से तो कोई पावर लॉस ही नहीं हो रहा, पावर लॉस सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, तो इसको नाम दे दिया वॉटलेस करंट। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं सर? टेस्ट के बारे में कुछ पूछना है सर? बहुत कंफ्यूजन है। आरएपी में कंफ्यूजन क्या है अमन? सर जैसे सर हमारा नॉर्मल टेस्ट होता है सर, उसका टाइम लिखा होता है कि इतने बजे से होगा। हाँ सर हम सर उसके अलावा भी लेकिन हम दे सकते हैं 10 नहीं, बजे वो रात में। टाइम विंडो होगी, बता दी जाएगी, इसी टाइम विंडो में देना होगा। सर पर सर एक प्रॉब्लम है सर। हाँ सर संडे को सर एनडीए का भी पेपर है। बहुत बढ़िया, तो एनडी का पेपर दे रहे हो? सर टीचर्स ने भरवा रखा है सर। अब एनडीए करना है या जेई करना है, ये आपको डिसाइड करना है। सर ने कहा कि दे के आ जाओ, कोई बात नहीं है सर। अब विंडो कितने बजे की खुलेगी ये तो देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अभी मैं बता नहीं सकता इसके बारे में। 2:30 से 5:30 हाँ 2:30 से 5:30, 2:30 से 5:30 2:30 से 5:30 की विंडो है। मैं बात कर लूंगा कि कितने बजे तक ओपन रहेगा, एक बार कंफर्म कर। सर 10 बजे तक करवा दो सर, मैं दे दूंगा। अरे मैं बात कर लूंगा वो कर सकते नहीं कर सकते, तो वही एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा ना बेटा। उसके नीचे लास्ट में, सर्कुलर के नीचे लास्ट में लिखा था सिलेक्शन क्राइटेरिया अबव 50% का रहेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब 50% मार्क्स आएंगे तभी सिलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, वरना नहीं। मतलब वो टेस्ट बस एक बैरियर की तरह यूज हो रहा है इधर। हाँ, और परफॉर्मेंस पिछली देखी जाएगी जो अब तक रही इसकी है। परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी और इसके मार्क्स कम से कम 50% तो चाहिए। ठीक है सर। ओके सर। सर मैंने ऑप्शन टिक किया, चाहिए तो हो गया सर। पावर का अच्छा सर, आज का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उम्मीद तो है बेटा। सर एमीटर एसी सर्किट में कौन सी करंट मेजर करता है? एसी एमीटर अलग होते हैं बेटा, एसी एमीटर आरएमएस वैल्यू बताते हैं। गुंजन, एसी एमीटर जो है वो आरएमएस वैल्यू बताते हैं। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट मतलब है, अच्छा ये एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट है। अजय क्या पूछ रहे हो? सर एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। हाँ तो वही मतलब क्या है, कौन सी? आई स्क्वायर करंट के स्क्वायर की एवरेज, यानी कि dt का इंटीग्रेशन 0 to t1 जब तक निकाल रहे हो अपॉन t1, ये आ गई एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। लेकिन सर इन्होंने तो आरएमएस का स्क्वायर कराया था। हाँ तो हाँ, ऐसे कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। सर कैसे सर? कैसे? अरे इसका अंडर रूट कर दूंगा तो आरएमएस मिल जाएगी। यस सर, ओके सर। इसका अंडर रूट करूंगा तो आरएमएस नहीं बन जाएगी। यस सर। सर हाँ बेटा, डाउट था सर। एक मिनट सर, नेक्स्ट क्लास में ईएम वेव्स कराओगे? बिल्कुल करवाऊंगा सर। डायोड आज पढ़ाना है डायोड? डायोड कहाँ से आ गया सर? एक क्वेश्चन था डीपीपी में। अरे अभी छोड़ दो डायोड को, डायोड सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे हम। ओके, इसका अभी तो समझ में नहीं आएगा, डायोड पढ़ा दिया तो। सर मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, आपने ज्वाइन ही लेट किया है तो पोर्टल ओपन कर दीजिए। जब मुझे टेस्ट नहीं, टेस्ट बाद में नहीं दे सकते बेटा, टेस्ट जब होता है तभी दे सकते हैं, उसके बाद में नहीं। सर रे ऑप्टिक्स आप ही कराओगे ना? उम्मीद तो है बेटा, बाकी भगवान की मर्जी। सर आप एक बार कराओगे तो कौन कराएगा? है बेटा,
सर अगर आप नहीं कराओगे तो कौन भाई कराएगा? अभी तक तो प्लान मेरा ही है, अब पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ाना तो मेरे को ही था, तो नहीं उम्मीद सर तो आप है ही नहीं पढ़ा दो पढ़ाऊंगा। ना। सर मैं ही पढ़ाऊंगा करा डन। देना सर। अच्छा अभी तो कर लें। यस सर सर। हाँ जी। काइनेटिक इंडक्टेंस भी कुछ होता है क्या? है बेटा, सर काइनेटिक इंडक्टेंस भी कुछ होता है? काइनेटिक इंडक्टेंस यस सर। हमारे लेवल पे तो नहीं पढ़ा हमने कुछ, 12th सिलेबस तक तो नहीं पढ़ा। सर हाँ जी अजय, सर हमको केटी सर कुछ पढ़ाएंगे? क्या नहीं पढ़ाया? नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ हमको केटी सर कोई चैप्टर पढ़ाएंगे? केटी सर सर नहीं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस हैं, केटी सर से पढ़ना है। नहीं सर आप भी बढ़िया पढ़ा रहे हो सर। पूछ रहे सर हैं। आप ही पढ़ा दो सर। आप सही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर कल के एडवांस पेपर में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन का फॉर्मूला पूछा था, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें का, पता है, हाँ तो हमें पता है कि मैग्नेटिक का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो m(k-2 a-1) होता है, तो उसमें उन सबको वेरिएबल्स को चेंज करके प्लैंक्स कांस्टेंट फिर एप्सिलॉन नॉट उसमें बनाना था, तो वैसा तो हमने जब यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा था तो वैसा कुछ सीखा ही नहीं। क्यों सीखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर। नहीं सर नहीं सीखा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सर हमने तो डायमेंशन इक्वेट करनी सर, होती वो है उसमें। ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे कि मैं अगर बेसिक जो हमारे जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो MLTA लेने की बजाय मैं वेलोसिटी को बेसिक लेना चाहता हूँ, एक Yes, फोर्स sir. को लेना चाहता हूँ, एक इसको लेना चाहता हूँ, तो L बताओ कि उनकी टर्म्स में क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे क्या? सर किए हैं। वही तो क्वेश्चन था। सर किए हैं। सर EM वेव्स में 11th का मैकेनिकल वेव्स लगेगा ना के बराबर एक इक्वेशन काम आएगी बस, और कुछ नहीं। सर सीखा था। अच्छा सर आप अच्छा जी चलो देखेंगे, अब सर, स्टार्ट टीम कर से दे, बात बाकी करना बातें सर। बाद में। सर एक सर, लास्ट टीम से पूछना बात था। करना सर है। एडवांस का पेपर आप डिस्कस करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन एक आई संडे जो पेपर है ना उसमें जो सिलेबस आ रहा है पहले वो कंप्लीट करवा लो मेरे से, फिर वो पेपर में कुछ नहीं आता होगा फिर। एसी सर आ वो रहा तो है नेक्स्ट संडे पेपर, सर AC पूरा आ रहा है, EM वेव्स भी आ रहा है। सर एसी सर वो तो नेक्स्ट संडे होगा। इस संडे नहीं है पेपर? इस सर संडे ये को संडे तो आज ही होगा। सर 11 सितंबर को है ना? अच्छा शिफ्ट हो गया क्या? मैं तो इसी Yes, संडे sir. सोच रहा था यार। सर तो आज मेरे 4 को तो तारीख 4 वाले में सितंबर का ही EMI आया तक आ है। रहा है। हाँ बोल क्या बोल रहे थे बेटा, जल्दी बोल। 4 तारीख वाले आरईपी के पेपर में EMI तक आ रहा है सिलेबस। हाँ वो तो EMI तक आ रहा है, वो तो मुझे पता है। फिर 11 को है। आरएपी का पेपर वापस नहीं होगा ना? नहीं दोबारा नहीं होगा, सर टीम से बात कर लेना सर प्लीज। कर टाइम लूंगा के लिए। कर लूंगा। सर मेरा एक लॉजिकल डाउट है वो बोल 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 जल्दी बोल। सर जो फेजर डायग्राम है हम्म में जो किया है उसमें सर जो हम रिस्पेक्ट वाली लाइन चूज करते हैं आई, और जैसे हमने एक पैरेलल वाला क्वेश्चन किया था फिर उसमें हमें v हमारा कॉमन आया था दोनों के रिस्पेक्ट, और हमने तब उसका वेक्टर एडिशन करके i निकाला था, इसलिए हमने उसको i कह दिया कि जो बैटरी से जा रहा है उसके वेक्टर एडिशन को। हाँ क्योंकि उन दोनों का I1 I2 का रिजल्टेंट ही तो I होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है सर अगर वो सपोज v वाली लाइन ना होती वो r वाली लाइन होती, रेजिस्टेंस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में वो दोनों i कंपोनेंट्स होते और उसका हम वेक्टर एडिशन करते तो भी ठीक क्या है। भी वो सेम होता? नहीं हमें तो कोई चीज कॉमन देखनी है ना उन दोनों में क्या है। ऊपर वाले पार्ट से मुझे मिला कि ऊपर वाले पार्ट में जो करंट जा रही है वो V से कुछ फेज आगे है। यस सर। नीचे वाले से मिला कि नीचे वाले में जो करंट जा रही है उसके V से कुछ फेज पीछे है। यस लेकिन उन दोनों का V तो सेम है। यस सर। तो इसलिए मैंने उनको लिंक कर पाया। अगर उनके V में भी कोई रिलेशन मुझे ना पता होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था फिर तो। सर वही मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, सपोज उसका रेजिस्टेंस सेम होता अभी उस क्वेश्चन को ना साइड रेजिस्टेंस किसका सेम? क्या रेजिस्टेंस क्या? वहां तो मतलब इंपेडेंस की बात रेजिस्टेंस करो। जैसे अभी वोल्टेज वाली लाइन सेम थी ना सर, पोटेंशियल हाँ, डिफरेंस वाली कॉमन हाँ, थी, हाँ। सपोज अगर रेजिस्टेंस कॉमन होता नहीं कर सकते थे। नहीं नहीं वो कर i1 i2 का वेक्टर वो रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर वाले रेजिस्टेंस का और नीचे वाले रेजिस्टेंस की लाइन सेम कैसे बना दोगे मुझे बताओ। सर मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपसे लॉजिक समझना चाह रहा हूँ नहीं। फेजर डायग्राम का। नहीं हो सकता बेटा, बिल्कुल भी नहीं। वो रेजिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो तो किसी के साथ लिंक्ड है। वो पूरा एक पार्ट है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं आर की डायरेक्शन, वो तो हमने इंपेडेंस के लिए एक इंपेडेंस ट्रायंगल मान लिया, लेकिन एक्चुअल रिलेशन तो वी और आई की है। फेस चेंज जो हो रहा है वो वी और आई का हो रहा है, आर का नहीं हो रहा। ओके सर
फेज चेंज हो रहा है वो करंट वेरी कर रही है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस थोड़ा वेरी कर रहा है। सर मतलब जो भी हम वेक्टर एडिशन करते हैं और जो हमारी कॉमन लाइन होती है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा वेक्टर एडिशन होती है। हाँ, और कैसे करेंगे बता? सर जैसे अगर वोल्टेज थी वो वहां पे, हाँ, तो वो आई नेट आ गया हमारे पास जो उससे निकल रहा है बैटरी से। ठीक है। अगर वहां पे कोई और कॉमन लाइन होती वोल्टेज ना होके, तो वो उसके रिस्पेक्ट में आई का आता। कॉमन देख, दो ही चीजें तो वेरी कर रही हैं, वी और आई, तीसरी है क्या? सर सपोज अगर हमारी मेन सर्किट में रेजिस्टेंस भी होती तो ये एसी सोर्स, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर, यहां एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इसकी बात कर रहा है? सर नहीं, मेन सर्किट में तो सारी पैरेलल में होती है। अच्छा, यहां पर हाँ सर, यहां पर आर 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 एल सी, यही ना? यस सर। ठीक है, देख इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसमें करंट मान ली तूने I1, इसमें मान ली I2, तो यहां करंट जो होगी वो I1 प्लस I2। यस ठीक है, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वो तुझे कुछ मानना पड़ेगा। ये मान ले V1 और इसके अक्रॉस V2, यस सर। ये V1 और ये V2। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करें। अब मैं लेके चलूं इधर लेके चलूं I2 तो है, तो V1 की वैल्यू इसके इधर कहीं आएगी क्योंकि RL सर्किट है। यस सर। फिर मैं इसमें लूं I1, तो V1 की वैल्यू इधर कहीं आएगी। यस सर। ठीक, इन दोनों में कॉमन V1 है। यस सर। अब इन दोनों को कंबाइन करना है तो मैं कह सकता हूं भाई इधर अगर मैं V1 ले लूं तो I2 इधर होगा और I1 इधर होगा। यस सर। ठीक, मैं इन दोनों से निकाल के नेट I निकाल सकता हूं, जो भी आएगा। ये V1, मान लो I इधर आ गया, इन I1 I2 का रिजल्टेंट कहीं एग्जैक्टली बीच में नहीं आया, कहीं ऊपर नीचे आ सकता है, ऐसे आ गया। यस सर। तो ये I1 तो ये वाली हो गई, ये सॉरी I1 प्लस I2, नेट ये वाली हो गई। यस सर। मैं इसको I1 प्लस I2 कहने के बजाय I कह दूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। I ये हो गई। अब मुझे साथ में इसको भी लेना है, लेकिन अभी तक V1 आया है। ठीक, अब यही I इसमें भी होगी। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को देखूं तो I इधर है, तो V2 इसके डायरेक्शन में ही होगा। यस सर। ठीक, अब ये I मैंने रेफरेंस ले लिया क्योंकि इस पार्ट का नेट I, इस पार्ट का नेट V1 और इस पार्ट का नेट I वो तो सेम ही है। तो V1 इससे पीछे है और V2 इसी डायरेक्शन में है। यस सर। अब ये V2 और V1 का रिजल्टेंट जो भी आएगा वो V होगा। यस सर। तो V और I दोनों मुझे मिल रहे हैं। अब लिंक कर सकते हैं, जो भी डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग जो अननोन होगा निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उनको लिंक कर पाए हम। क्या समझ में आया? यस सर। फेज बनाने हैं I और V के, R का कोई फेज मत बनाओ। ठीक है सर, समझ गया। चलो आगे बढ़े बेटा। आज हम बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, हम आर का फेज इसलिए नहीं बनाते ना क्योंकि वो हमेशा मतलब आई के डायरेक्शन में होता है। नहीं, एक्चुअल में फेजर डायग्राम स्टार्ट तो V और I से ही होंगे क्योंकि वेरिएशन तो उन्हीं में हो रहा है, उन्हीं के फेज एंगल होंगे। वो तो हमने काम को आसान करने के लिए जब इंपेडेंस डिफाइन किया तो R, XL, XC को बिल्कुल वैसे ही दिखा दिया जैसे VR, VC, VL को दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। एक्चुअल बेसिक तो स्टार्ट हमारा पोटेंशियल से हुआ था, एक करंट मानकर। यस सर। ठीक, तो R, L, C हर जगह लगाना है ऐसा नहीं। I और V के फेजर तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके सर। हाँ जी, जरा देखिए बेटा, अगर मेरे पास एक RLC सीरीज सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट है, तो उसमें जो करंट आती है वो आती है V/√of XL माइनस XC
का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो एक्चुअल में z है। यस सर। अब ध्यान से देखो, जो z है उसका मतलब है अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी। इस z के रिस्पेक्ट में i कैसे चेंज होगा? अगर मैं एक पर्टिकुलर आरएलसी सर्किट में v चेंज ना करूं, r चेंज ना करूं, c चेंज ना करूं, l चेंज ना करूं, मींस एक पर्टिकुलर l, c, r और एक सोर्स जिसका पोटेंशियल फिक्स है, मतलब आरएमएस वैल्यू फिक्स है, ये है एल सी आर। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को या ओमेगा को अगर मैं चेंज करूं तो क्या फर्क पड़ेगा सर्किट पे, इसको हमें एनालाइज करना है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एक्सएल और एक्ससी दोनों चेंज होंगे। यस सर। अगर मैं बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, नियर अबाउट जीरो, तो मेरे को देखो XL और XC का फॉर्मूला देखूं तो ये होता है 1/c ओमेगा और ये होता है L ओमेगा। अगर मैं नियर अबाउट जीरो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो XL जीरो को अप्रोच कर रहा है, यस सर, और Yes, XC इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यस सर। तो उनका डिफरेंस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। और I में अगर ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो करंट I जीरो को अप्रोच कर रही होगी। यस सर। यानी कि बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम देखें तो करंट तो नियर अबाउट जीरो। ठीक। यस सर। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ओमेगा ही लिख देता हूं, ओमेगा को अगर मैं बढ़ाना शुरू कर दूं तो ये XL ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये कम होना शुरू हो जाएगा। यस सर। देखो जीरो फ्रीक्वेंसी पर XL तो है जीरो और XC है बिल्कुल टॉप, इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, गैप बहुत ज्यादा है और Z की वैल्यू इस गैप पे डिपेंड कर रही है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि इनकी अपनी कितनी वैल्यूज बड़ी हैं कितनी छोटी, डिपेंड कर रही है इसके डिफरेंस पर कि XL माइनस XC कितना है। अगर XC बड़ा हो L से XL से तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, इनका डिफरेंस डिसाइड करेगा कि Z कितना है। ठीक है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो ये XL तो बढ़ेगा और XC कम होगा, तो इनके बीच का गैप कम होना शुरू हो गया। यस सर, गैप कम हो रहा है मींस ये वैल्यू रिड्यूस हो रही है, यस सर। मींस Z रिड्यूस हो रहा है। तो एक बार रिपीट करना। जीरो फ्रीक्वेंसी पे XL है जीरो और XC इंफिनिटी, यस सर। डिफरेंस इनफाइनाइट का है। यस सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये XL बढ़ गया यस सर। और XC कम हो गया, यस सर। तो इनका गैप, इनका डिफरेंस कम हो गया। यस सर। डिफरेंस कम हुआ तो Z कम हो जाएगा, यस सर। और Z कम हो गया तो आप कह सकते हो कि करंट बढ़ जाएगी। यस सर। यानी कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रही है। यस सर। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते देखो कभी ना कभी तो XL XC के बराबर आएगा भाई। Yes, XL sir. बढ़ता जा रहा है, XC कम होता जा रहा है, कभी ना कभी तो बराबर आएंगे। जब बराबर आएंगे तो ये फैक्टर जीरो, Z की वैल्यू R हो जाएगी। यस सर। अब बढ़ाते बढ़ाते बराबर हुआ, मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। यस सर। यस सर। यानी कि गैप तो फिर क्रिएट होना शुरू हो गया, और जैसे ही गैप क्रिएट होगा ये वैल्यू फिर से नॉन जीरो हो जाएगी। यस सर। स्क्वायर है रहेगी तो पॉजिटिव में ही। यानी कि जैसे ही इस स्टेज के बाद फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो Z फिर से बढ़ गया, और Z बढ़ा तो करंट कम हो जाएगी। यस यस सर। तो अगर मैं I और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं, फ्रीक्वेंसी और I का ग्राफ बनाऊं एक LCR सीरीज सर्किट में, तो वो ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से नजर आता है। पहले करंट बढ़ती है और फिर कम होती है। मैक्सिमम करंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये ऐसा ग्राफ क्यों बना, इसका लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस सर। अब एक LCR सर्किट में जो करंट जा रही है
वो करंट जब मैक्सिमम होती है तो हम कहते हैं वो एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है। अब इसे रेजोनेंस ही क्यों कहा ये तो आगे इंजीनियरिंग में बताया जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया मैं इसका दूंगा, कंप्लीट नहीं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट हम उस इंस्टेंट को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं जब करंट मैक्सिमम हो। और करंट मैक्सिमम कब होगी? जब XL XC के बराबर हो जाएगा। यस सर। यस सर। क्या ये बेसिक थ्योरी समझ में आ रही है? यस सर। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में मुझे मिला कि XL XC के बराबर मींस L ओमेगा 1/C ओमेगा के बराबर मींस ओमेगा की वैल्यू 1/√LC मींस लीनियर फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √LC ये मिल जाएगी। यस सर। यस इसे सर। हम कहते हैं सीरीज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर RLC सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी और उसे हम कहते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्या ये क्लियर? यस सर। लास्ट स्लाइड दिखाना एक मिनट है सर, लास्ट स्लाइड दिखाना एक मिनट। लास्ट स्लाइड ये वाली सर जो यहाँ पे XC और XL है सर, वो तो सर मतलब रेफरेंस लिया है ना हमने कि 0 लेके फिर समझाने के लिए भाई, एक्सेल का फॉर्मूला तो यही होगा, XC का फॉर्मूला तो यही होगा, चेंज कैसे करूं? सर अगर Reference- वैसे देखे तो अगर हम ओमेगा बढ़ाते हैं तो सर XL बढ़ेगा और सर XC कम होगा। बिल्कुल। एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है तो मतलब उनका गैप बढ़ना चाहिए। चलो देखिए जरा। सर ये पीक के अलावा दूसरी जगह करंट की वैल्यू पे 2 ओमेगा आ रही है, उसका रीजन क्या है? एक करंट की वैल्यू में 2 ओमेगा आ रही है मतलब? सर वो इक्वल टू वाली बात कर रहे हैं। नहीं, एक करंट की वैल्यू में 2 ओमेगा कहाँ आ रही? अच्छा ये वाली बात कर रहे हो ये? यस सर। यस सर। ये क्या है? अभी बताता हूँ। ये ग्राफ समझ में आ गया तो वो अपना समझ में आ जाएगा। एक नंबर है तेरे पास 100, एक नंबर है तेरे पास 5, इनका डिफरेंस कितना है? 95। इसको कम करता जा, इसको बढ़ाता जा। ये कम होके हो गया 50, ये बढ़ के हो गया 40, गैप कितना हो गया? 10। ये कम करके कर दिया 45, ये बढ़ा के कर दिया 45, गैप कितना हो गया? सर 0। सर मैं ये समझ रहा हूँ सर, मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हो मैं वही समझा रहा हूं। आप कह रहे हो कि एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है तो गैप बढ़ना ही चाहिए। अरे गैप कम होके फिर बढ़ेगा भी। अच्छा सर। भाई गैप कम हो रहा है, इसके बाद गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो गैप कांस्टेंट कैसे रहेगा? मतलब एक ही डायरेक्शन में क्यों चलेगा? यस सर समझ में आ गया। तो इस तरह कर ले, L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा, यही XL माइनस XC है। यस सर। इसका मॉडुलस, मतलब हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, मुझे डिफरेंस चाहिए। ये फंक्शन बता क्या हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है? नो सर। कैसा है ये फंक्शन? सर घटेगा भी बढ़े, मतलब घट के बढ़ेगा। बिल्कुल। तो क्या करें बता फिर? तो वो तो लगाना पड़ेगा। यस समझ में आ गया सर। हाँ बेटा। सर तो इसका मतलब कि अगर सिस्टम में हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी कर दी कि आई मैक्स जा रहा है, तो फिर तो हम अगर उसमें से L और C निकाल दे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल जो होगा वो जो V इक्वल टू होगा वो I इंटू R के इक्वली आ जाएगा, क्योंकि Z R के बराबर आ जाएगा। हाँ सर। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है ये समझ में आ रहा है? अब थोड़ी ऐसी थ्योरी जो आपके स्कूल एग्जाम में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है, समझा दूं ये क्यों यूज किया जाता है। थोड़ा सा आइडिया ले लो इसका क्या है। चलो एक्चुअल में जैसे अगर हम बात करें मैकेनिक्स से लिंक करें, एक बॉडी जो है ग्राउंड पे पड़ी हुई है और फ्रिक्शन भी है, रियल सिचुएशन फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। मैं उस बॉडी को मूव कराना चाह रहा हूं तो मुझे कम से कम इतना फोर्स तो लगाना पड़ता है कि उसके स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर ले।
यस सर। यस सर। उससे कम में तो वो मूव ही नहीं करेगा। ऐसे ही आप अभी ये सोच सकते हो, आगे तो आपको और क्लियर पिक्चर नजर आएगी, अभी ऐसा सोच सकते हो कि एक पर्टिकुलर सर्किट ऐसा है जिसको इनिशिएट करने के लिए एक मिनिमम करंट चाहिए। इस करंट से कम करंट देने की कोशिश करूंगा मैं तो वो इनिशिएट ही नहीं हो रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, उसका फंक्शन ही नहीं हो रहा, ऐसा मान लो। तो अगर मैं एसी सीरीज रेजोनेंस को देखूं तो वो सर्किट कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। इस सर्किट को हम कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट एसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट का एक नाम और भी है, आगे पढ़ा जाएगा। एक्सेप्टर सर्किट ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको छोड़ देता है। इसको हम कम्युनिकेशन से लिंक करते हैं। मान लो एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। मैं घर में बैठा हुआ हूं और मैंने किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का फोन नंबर डायल किया और वो बच्चा अपनी क्लास में बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे बैठा हुआ है और उसका फोन बज गया। लेकिन अगर वो बच्चा अपनी क्लास के लास्ट कॉर्नर पे बैठने की बजाय आगे बैठा होता तो क्या उसका फोन नहीं बजता? नहीं बजता। लेकिन फोन तो सबके पास है, उसी का फोन बजा, किसी और का नहीं बजा। क्यों भाई? सर क्योंकि यूनिक फ्रीक्वेंसी थी। हाँ भाई, आप कहोगे मैंने तो नंबर इसका डायल किया तो उसका बजेगा, ये तो लेमन लैंग्वेज में हो गया। लेकिन अगर मैं फिजिक्स की टर्म्स में सोचूं तो जो सिग्नल्स आते हैं वो ईएम वेव की फॉर्म में आते हैं फोन तक। अगर क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, सबके पास फोन है, लेकिन सबका सिम अलग है। सबका सिम का मतलब क्या है? हर सिम की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज है, कि नहीं, दो सिम की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज सेम नहीं होती। तो जो वेव आ रही है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आ रही है जो उस नंबर से लिंक्ड है जिसको मैंने डायल किया। तो जो वो फ्रीक्वेंसी की वेव जाएगी तो वो वेव सिर्फ वही सिम रिसीव कर पा रहा है जिसका नंबर मैंने डायल किया। बाकी जो 29 स्टूडेंट्स और बैठे हैं उनके सिम के पास भी वो वेव पहुंच रही है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहे। क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? यस सर। भाई अगर मैं किसी आपको फोन करता हूं, किसी एक बच्चे को फोन करता हूं, मैंने अजय को फोन किया, मुझे क्या पता अजय कहां बैठा हुआ है, दिल्ली में है, यूपी में है या हैदराबाद में है, मुझे पता नहीं, मैंने फोन मिला दिया। अगर वो दिल्ली में होगा तो भी उसका फोन बजेगा, अगर वो हैदराबाद में होगा तो भी उसका फोन बजेगा। यानी कि जो मैं सिग्नल भेज रहा हूं वो तो सारी जगह जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सब जगह नहीं भेजते। वो तो उनका पता है कि आपके लोकेशन कहां है, उसके अकॉर्डिंग सिग्नल भेजते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे नहीं भेज रहे, वो तो पूरे एरिया में भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ आपका फोन ही रिसीव कर रहा है, बाकी रिसीव नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि हर फोन के अंदर एक सिम लगी हुई है और सिम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को ही रिसीव करेगी, बाकियों को नहीं करेगी। ठीक, दूसरे के फोन में जो सिम है उसके पास भी वो वेव पहुंच रही है, लेकिन उससे उसका सर्किट इनिशिएट नहीं हुआ, उसने उसको रिसीव नहीं किया। क्या इतनी थ्योरी क्लियर? यस सर। हर सिम को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज दी जाती है, हर सिम को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज दी जाती है कि क्रॉस कनेक्शन ना हो। ये जो पार्ट है इसमें एक पर्टिकुलर रेंज यहां पर होती है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज हर सिम की अपनी होती है। अगर मैं इस बहुत सारी रेंज हो जाएंगी ना, ऐसे तो बहुत सारी, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने तभी तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। आप ये देखो, आप टीवी सेट करते हो, टीवी में जी टीवी भी आता है, सोनी भी आता है, और भी बहुत सारे चैनल जो होते हैं, स्टार प्लस वगैरह, बहुत सारे चैनल्स आते हैं। आप टीवी को सेट करते हो, आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, पहले तो मैनुअल होता था। यस सर। रेडियो को सेट करते थे पहले, वो नोब घुमा के करते थे, इससे ट्यूनिंग जो करते हैं, ठीक है, वो ट्यूनिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर चैनल रिसीव होता है। जैसे आप जी टीवी चला रहे हो तो आपने जी टीवी की फ्रीक्वेंसी मैच करा दी, जी टीवी आ रहा है, बाकी कोई और नहीं आ रहा। यस सर। यानी कि जी एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें इतनी रेंज दे दी गई जी टीवी को, भाई आपने अपने सिग्नल इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में भेजने हैं। इसके थोड़े गैप के बाद दे दी स्टार टीवी को, आपको इसी में भेजने हैं। नहीं, अगर सभी को एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज दे देते और सभी अपने सिग्नल उसी में भेज रहे हैं, आप सेट कर रहे हो, आप सब कुछ मिक्स होके आ रहा है, तो आपको क्या सुनाई देगा?
सिर्फ नॉइज और कुछ नहीं आएगा आपके पास। यानी कि हर एक चैनल को एक पर्टिकुलर एनर्जी बैंड अलॉट किया गया है कि आपको इसी फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया गया है कि आपको इसी फ्रीक्वेंसी बैंड में ही अपनी फ्रीक्वेंसीज बनानी है जो आप ट्रांसमिट करोगे। ऐसे ही हर मोबाइल के लिए एक छोटा सा बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड जो अलॉट किया जाता है। यानी कि इन सबके पास भी लिमिटेशन है कि एयरटेल वाले ने अपनी सिम बनानी है तो उसको एक इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखा है, उसमें छोटे छोटे वो अलग अलग सिम को अलॉट कर रहा है। जब ये पूरा भर जाएगा वो और अलॉटमेंट नहीं कर पाएगा, तो उसको अपना फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। थोड़ी चीज में आपको घुस रही है। अब मुझे जिसको फोन करना है मैं उसी फ्रीक्वेंसी को भेजूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो एलआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, वो इस तरह की करंट देगा। वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज से तो इतनी करंट मिनिमम दे देगा कि सर्किट इनिशिएट हो जाए और हमारे पास सिग्नल रिसीव हो जाए। यानी कि ये सर्किट बता रहा है कि हम किस फ्रीक्वेंसी रेंज को रिसीव करेंगे, बाकियों को रिजेक्ट कर देंगे। किसी और का फोन जो है वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज को रिसीव करता है। मान लो किसी की रूम में वेव्स आ रही हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज की आ रही हैं, तो ये वाला सिम उसे कैच नहीं कर पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके साथ आउटपुट ही नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव आ रही है तो वो आउटपुट बता देगा। यानी कि इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को रिसीव कर लेता है। थोड़ा आइडिया मिल रहा है? सर इसकी फ्रीक्वेंसी अपन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। है बेटा? सर इसकी फ्रीक्वेंसी अपन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं सर्किट की। सिम की तो नहीं कर सकते हम, सिम की तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो कंपनी डिसाइड करके भेजती है। अदरवाइज तो क्या होगा, आपने चेंज कर दी फ्रीक्वेंसी, आप किसी और के फोन भी रिसीव कर रहे हो, है ना? सर कभी कभी होता है कि फोन मिला रहे होते हैं और कहीं और पहुंच हाँ, वो कौन क्रॉस कनेक्शन होने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी की वेव बननी थी वो किसी और फ्रीक्वेंसी की वेव बन गई और किसी और के पास पहुंच गई। मिलाना था ए को, मिल गया किसी सी को। ठीक है सर अपन सर्किट में कर सकते नहीं है? सर्किट में मतलब सर एलआरसी सर्किट में क्या कर सकते हैं? सर ये फ्रीक्वेंसी चेंज इसकी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी चेंज तो कर सकते हैं हम, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? हम ऐसे फोन थोड़ा रिसीव कर लेंगे, वो तो एक लंबा प्रोसेस है। देख, आप फोन सुनते हो तो आपको साउंड सुनाई देती है। यस सर। अगर ईएम वेव आ रही है वो थोड़ा साउंड सुनाएगी आपको। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक तरफ मॉड्यूलेशन होता है, एक तरफ डीमॉड्यूलेशन होता है। पहले तो ओरिजिनल वेव साउंड सिग्नल है, साउंड सिग्नल तो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल ही नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी सड़क के एक कोने पे खड़े हो जाओ आप और जोर से चिल्लाओ, कितनी दूर तक आवाज भेज दोगे? 200 मीटर, 300 मीटर, 10 किलोमीटर भेज दोगे अपनी आवाज? 10 किलोमीटर तक नहीं सर। तो आपके साउंड सिग्नल तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर पा रहे, तो इतनी दूर आवाज कैसे पहुंच गई? आप इंडिया में बैठ के यूएस में भी बात कर लेते हो, इंडिया से यूएस में कोई तार तो लगी नहीं हुई जिसके थ्रू वो सिग्नल जा रहे हो, एयर से जा रहे हैं, ईएम वेव से। यस सर। तो ये प्रोसेस क्या है कि साउंड सिग्नल्स को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उन लाइट सिग्नल्स को कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। वो कैरियर वेव, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव, दूसरे एंड पे पहुंचती है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे रिसीव करता है, फिर उसको डीमॉड्यूलेट करता है, मींस उसमें से कैरियर वेव को हटा देता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लेता है जो लाइट फॉर्म में होती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको आवाज सुनाई देती है। ये पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन में। तो ऐसा नहीं है कि आपने वेव रिसीव कर लिया, आपको समझ में आ गया क्या है, वो सिग्नल को डीमॉड्यूलेट भी करना पड़ेगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अपनी सर्किट बना लिया और आप किसी का भी फोन रिसीव कर रहे हो, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का आना चाहिए। और वो वेव किस तरह से मॉड्यूलेटेड थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड थी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड थी या फेज मॉड्यूलेटेड थी, उसके अकॉर्डिंग डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है। आयुष कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, नो सर। हम ये बहुत आगे पहुंच गए हैं, इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि इसे एक्सेप्टर सर्किट क्यों कह रहे हैं। यस सर। यस सर। बहुत ज्यादा नॉलेज जब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करोगे तब ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो एसी रेजोनेंस क्या है, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस क्या है, क्लियर है?
यस बस इतना ध्यान रखना है कि सीरीज एलसीआर सर्किट को हम रेजोनेटिंग सर्किट कहते हैं जब करंट मैक्सिमम होती है, और उसकी कंडीशन है कि एक्सएल एक्सी के बराबर होना चाहिए, जिससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली वो हमें मिली 1/2 पाई √LC, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक एलसीआर सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी। दैट्स ऑल, इतना ही हमें काम करना है अभी। सर नाम क्या था इस फ्रीक्वेंसी का? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक। अब ऐसा ही एक होता है पैरेलल रेजोनेंस, वो होता है एल और सी में। सर हाँ जी, रेजोनेंस नाम ऐसे ही दे दिया या फिर इसका कोई रीजन है? रेजोनेंस नाम इसलिए दे दिया कि इसका रेजोनेंस हो रहा है उस वेव के साथ जिसको हम रिसीव करना चाहते हैं। ओके सर, कुछ 70% आई का भी होता है ना कॉन्सेप्ट? एक्चुअल में 50% ऑफ पावर का होता है। अब 50% पावर से करंट कितनी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 70% ही होगी। I/√2 कितना होता है? I/√2 70% होता है। हाँ, तो ये अगर I मैक्स है 0.7 आई आता है, तो ये I मैक्स /√2 होती है। I मैक्स, हाँ, तो ये 0.7 के आसपास ही आ जाएगा। 1/√2 0.7 के आसपास ही आता है ना? यस सर, यस सर, हाँ, 707। बिल्कुल। यहाँ पे पावर हाफ होती है, करंट 1/√2 टाइम्स हो जाती है। सर ये हम कैसे करें कि जो यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे? ये तो आगे बढ़ो, इसकी जरूरत अभी नहीं है। हाँ, क्वालिटी फैक्टर में हम ये फैक्टर लेके चलते हैं, कई जगह पूछ लेते हैं, बताऊंगा उसके बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है सर। अभी बात करें हम पैरेलल रेजोनेंस की। अगर हमारे पास एक L दे रखा है और एक C जो पैरेलल में लगे हुए हैं, और उसके साथ मैंने लगा दिया एक AC सोर्स LC, ठीक है, इसमें करंट क्या वेरिएशन कैसे होगा, ज्यादा डिटेल तो नहीं, ग्राफ ध्यान रखना है। ओमेगा के साथ करंट, ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। इस केस में करंट का ग्राफ ऐसे बनता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं, यहां भी सिंबल देख लेना बेटा, इस फ्रीक्वेंसी को हम F0 कहते हैं, ओमेगा नॉट कहते हैं, जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, जिसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, उसको सिंबल साथ में नॉट दे दिया है। तो यहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे करंट 0 हो जाती है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इस सर्किट को हम कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, और इसका दूसरा नाम है फिल्टर सर्किट। उसका नाम था एक्सेप्टर सर्किट, इसको कहते हैं फिल्टर सर्किट। ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव को फिल्टर आउट कर देता है, करंट 0 कर देता है। ठीक है, क्या देखा जाए तो एक पर्टिकुलर रेंज को फिल्टर आउट कर देता है। सर आपने आर नहीं लिया है? आर नहीं लिया आपने? आर नहीं होता इसमें बेटा, इसमें आर नहीं। एलसी में पैरेलल में दो ये चीज होती हैं। जो पैरेलल सर्किट हमें पढ़ना है, रेजोनेंस सर्किट, उसमें एल और सी पैरेलल में है। अब देख, मान लो इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, और ये सोर्स V का है। तो मैं अगर इधर V का फेज बनाता हूं, तो C के अक्रॉस, C के से जो I पास कर रही है वो इससे फेज आगे होगी I2, π/2 फेज आगे। यस सर। और इंडक्टर में जो करंट जा रही है वो इससे फेज पीछे होगी I1। अगर मैं यहां नेट करंट I कहूं, तो ये I जो है एक्चुअली में I1 I2 का रिजल्टेंट होगी। सर सी में होती है ना पीछे? सी में करंट आगे होती है, पोटेंशियल पीछे होता है बेटा। यस सर, यस सर। तो अगर मैं इस I को कहूं तो ये I1 I2 का रिजल्टेंट है, लेकिन I1 I2 तो आउट ऑफ फेज है, पाई का फेज डिफरेंस इनमें है। तो I1 होगी कितनी? I1 की वैल्यू होगी V/XL, और I2 की वैल्यू होगी V/XC। क्या ठीक लिखा है? यस सर। अगर इसमें करंट 0 है, नेट करंट 0 है, इसका मतलब I1 और I2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है नेट करंट 0 करने के लिए।
आई को 0 करना मतलब I1 और I2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है? यस सर। I1 I2 भाई इसमें पोटेंशियल सेम है दोनों के अक्रॉस। इसमें करंट I1 मानी, इसमें करंट I2 और यहां नेट करंट I। तो मैंने देखा इन दोनों में कॉमन जो है वो तो पोटेंशियल है, तो मैंने इनिशियल रेफरेंस ले लिया पोटेंशियल का फेज। अगर पोटेंशियल का फेज ये है तो I1 इंडक्टर की करंट उससे π/2 फेज पीछे होगी। यस सर। और कैपेसिटर की करंट उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे π/2 फेज आगे होगी। और इस I1 और I2 का जो रिजल्टेंट है वही तो I है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है तो यहां पे तो करंट मिनिमम है, 0 है। यस सर। करंट 0 कब होगी? जब I1 I2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, फेज तो अलग है। तो मैंने I1 I2 को इक्वेट कर दिया करंट 0 के लिए। I1 I2 को इक्वेट करने का मतलब है कि दिस इक्वल टू दिस, तो V कटेगा, अल्टीमेटली मिलेगा तो XL इज इक्वल टू XC, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो फिर से वही मिल रही है 1/√LC, मतलब F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, यानी कि पैरेलल रेजोनेंस में भी फ्रीक्वेंसी वही आ रही है। तो इसको ने जरा नाम दे दिया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। चाहे पैरेलल सर्किट की बात कर लो, चाहे सीरीज सर्किट की बात कर लो। क्या ये क्लियर? यस सर। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जिसमें करंट मिनिमम और सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट जिसमें करंट मैक्सिमम, और दोनों ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मिल रही हैं जिसकी वैल्यू आ रही है 1/2 पाई √LC। कोई कंफ्यूजन अभी तक? क्योंकि कई चीजें तो आगे क्लियर होंगी, कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें बस। सर I0 मतलब 11 इनफाइनाइट होगा क्या? 11 क्या? I1 I2। सर अगर I0 है तो I1 I2 भी तो 0 हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, I1 I2 अगर इक्वल हुआ तो नेट I0 नहीं हो जाएगा। इनका जब फेजर डायग्राम से रिजल्टेंट I निकाल, तो I के 0 होने के लिए इन दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी जरूरी है। सर सिर्फ LC सर्किट। अच्छा सर I इक्वल टू 0 मतलब 11 इनफाइनाइट हो। ये 11 क्या है बेटा आयुष? सर वो गलती से लिख गया, वो मैं समझ गया। अच्छा फेज नहीं देखा था। अच्छा ठीक है, क्या क्लियर है ये चीज? यस। अब थोड़ा क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास सीरीज रेजोनेंस में या सीरीज LCR सर्किट में करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में दो डिफरेंट सर्किट के दो डिफरेंट ग्राफ मिल रहे हैं। एक ग्राफ तो मिल रहा है कुछ इस तरह से, और एक ग्राफ मिल रहा है सपोज ऐसा। इस तरह के ग्राफ मिल रहे हैं मान लो हमें, ठीक है। ब्लू वाला किस चीज का ग्राफ है सर? दो डिफरेंट LCR सीरीज सर्किट है, दो डिफरेंट LCR सीरीज सर्किट हैं, दोनों में फ्रीक्वेंसी वेरी करके करंट मेजर की और कुछ ऐसे दो ग्राफ मिल गए, ठीक है। अब इसमें देखें कि क्या मतलब है। अगर मैं इसकी बात करता हूं पहले वाले की, पहले वाले में जो ये सर्किट फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो लगभग इतने विड्थ की मान लूं अप्रोक्सीमेटली, कोई एक मिनिमम करंट मानकर, वैसे तो इससे भी पतली होगी। आई मैक्स का 1 करें उसने 0.7 टाइम्स करें तो ये वाली रेंज हम लगभग रिसीव करेंगे। लेकिन अगर मैं ब्लू वाले के लिए देखूं, ब्लू वाले के लिए रेड कलर यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम इतनी है तो इसकी 70% ये, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज रिसीव होगी ब्लू वाले में। कह सकता हूं ऐसा? अब सोचो कि इनमें से कौन सा बेटर है, ब्लू वाला या पर्पल वाला? सर पर्पल वाला। क्यों?
अच्छा ब्लू वाला तो क्यों, पर्पल वाला तो क्यों? सर ब्लू वाले में हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी को दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा कोई पर्पल वाला कह रहा था वो क्यों? सर बैंडविड्थ कम होगा ना। सर बेटर किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम? मतलब मुझे अगर मैं जो एग्जांपल मैंने दिया मोबाइल वाला वही यूज करना है तो कौन सा बेटर रहेगा? पर्पल वाला। पर्पल वाला सर। पर्पल वाला ही बेटर होगा, जिसमें शार्पनेस ज्यादा है, जिसमें शार्पनेस ज्यादा है मींस एक पर्टिकुलर शार्प बैंड को रिसीव कर रही है। अब ये सोचो कि मैं कुछ वेव्स भेज रहा हूं, एक जो चैनल है टीवी चैनल वो इस रेंज में आ रहा है, एक टीवी चैनल इस रेंज में आ रहा है, एक टीवी चैनल इस रेंज में आ रहा है। अगर आपने ब्लू वाला यूज कर लिया तो वो एट ए टाइम इन दोनों चैनल्स को रिसीव कर लेगा। यस सर। अब एक क्लास में मैं बोल रहा हूं और आप सब सुन रहे हो तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं कहूं कि मैं चुप हो जाता हूं, आप सब बोलो, किसी को समझ में आएगा कौन क्या बोल रहा है? जब दो सिग्नल्स मिक्स हो जाते हैं तो क्या क्रिएट होता है? नॉइज। तो ये दोनों चैनल्स अगर रिसीव करेगा तो आउटपुट क्या देगा? सिर्फ नॉइज। कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी आवाज भी आ रही है, उसकी आवाज भी आ रही है, कौन क्या बोल रहा है पता नहीं, पिक्चर क्या आ रही है पता नहीं, सब मिक्स होके आ रही है। तो ये तो बकवास सा हो गया। ये बेटर भी एक ही चैनल रिसीव कर रहा है। तो जितनी सिग्नल में जितनी रेजोनेंस में शार्पनेस होगी वो सर्किट उतना ज्यादा अच्छा है। ये शार्पनेस डिसाइड करने के लिए हमने एक फैक्टर डिफाइन किया है, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। इन दोनों में अगर मैं बात करूं पर्पल और ब्लू में, तो पर्पल का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा ब्लू वाले के कंपैरिजन में। यानी कि जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है मींस उस सर्किट में शार्पनेस ज्यादा है, वो अच्छा सर्किट है हमारे लिए। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। पुराने टीवी पे जब केबल जाती थी तब उसमें सिग्नल आने बंद होते थे, बल्कि ज्यादा ही सिग्नल आ जाते थे जरूरत से। बिल्कुल होता है ऐसा। तो जितना बिग घटिया टीवी उतनी प्रॉब्लम, इसी चीज की प्रॉब्लम आ सकती है सर्किट में। एक्चुअल में जब हम सेटिंग करते हैं, अभी तो हम सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, तो जो हम सेटिंग कर रहे होते थे, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे होते, ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअल में एल और सी को वेरी करते हैं। एल और सी को वेरी करके हम उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, जिससे वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज को रिसीव करेगा ये डिसाइड करते हैं। इतनी डिटेल हमें नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए इन चीजों का, क्योंकि बहुत चीजें तो हमारे सिलेबस में है नहीं इसमें। अब क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कैसे किया गया? एक डेफिनेशन तो लिखनी है, पोटेंशियल अक्रॉस एल और पोटेंशियल अक्रॉस सी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल अक्रॉस आर। एक फॉर्मूला तो ये है, VL और VC कुछ भी ले लो। अगर मैं VL लेता हूं तो इसको I इंटू XL लिखूंगा और नीचे I इंटू R लिखूंगा। I कैंसिल हुआ और XL का मतलब है L ओमेगा और R। अरे ओमेगा तो वही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैं रेजोनेंस में ही चेक कर रहा हूं उसकी क्वालिटी फैक्टर। तो ये आ जाएगा L अपॉन R और ओमेगा नोट की वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट LC, जिसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिल जाएगा 1/R अंडर रूट ऑफ L बाय C। ये फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का। इससे ज्यादा कि शायद क्वालिटी फैक्टर में जरूरत ना पड़े। एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, उस पे बेस आपके मॉड्यूल में ये फॉर्मूला ड्राइव भी कर रखा है, लेकिन हमें जरूरत नहीं, क्यों अननेसेसरी मेहनत करें। दूसरा फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लो। एक तो ये है क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करने का। एक फॉर्मूला है कि मान लो मेरे को एक RLC सर्किट में फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का ग्राफ दे रखा है और वो ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है। ठीक, इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी है इसे तो हम कहते हैं ओमेगा नॉट, इसे तो कहते हैं ओमेगा नॉट। ठीक है, सब बोर्ड में इसका डेरिवेशन आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, पूछेगा ही नहीं। फॉर्मूला वो कहेगा जी क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कर दो बस, और उसे बेसिक न्यूमेरिकल आ जाएगा। डेरिवेशन ना कॉम्पिटिशन में पूछेगा ना बोर्ड में पूछेगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे? अब डेफिनेशन जो है वो इसी से डिफाइन की जाता है।
VL और VC अपॉन VR। एक तो डेफिनेशन ये दे दी जाती है, एक डेफिनेशन में अभी और बता रहा हूं, वो दे देते हैं। वो क्या है कि भाई ये I max है मान लो करंट, तो यहां पर जो करंट होगी I max बाय रूट 2, ये करंट किस बैंडविड्थ पे मिल रही है, यानी कि ये वाली बैंडविड्थ। कई बुक्स में इसको 2 डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रखा है, कई बुक्स में इसको डेल्टा ओमेगा से ही, कई बुक्स में तो इतने पार्ट को डेल्टा ओमेगा कह दिया है। अगर मैं इसको डेल्टा ओमेगा कहूं तो ये 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। मतलब ये वो रिसीव कर रहा है और ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो जो क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया जाता है दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ जो हम रिसीव कर रहे हैं, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। ऑब्वियसली बैंडविड्थ जितनी छोटी होगी उतना शार्पनेस होगी, और बैंडविड्थ जितनी छोटी करोगे उतना क्वालिटी फैक्टर बड़ा होता जाएगा। तो ये दो डेफिनेट, और इसको भी मैनिपुलेट करके वही फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं उस चीज की। एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है जो ग्राफिकल क्वेश्चन में आ सकता है, और एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है क्वालिटी फैक्टर का। ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। निकिता आपका मैसेज आया 3 का मतलब, सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देख बेटा, क्वालिटी फैक्टर जो डिफाइन किया जाता है वो बताता है कि एक पर्टिकुलर सर्किट में रेजोनेटिंग पार्ट में शार्पनेस कितनी है। शार्पनेस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये पर्पल वाला जो सर्किट है ये बेटर माना जाएगा ब्लू वाले से, ये एक पर्टिकुलर शार्प इमेज को ही रिसीव करेगा बस, ठीक। तो पर्पल वाला बेटर है। अब इस बेटर कैसे डिफाइन करूं भाई, हर बार ग्राफ थोड़ा बनाता रहूंगा, तो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कर दिया गया। मींस जिस सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर बेटर है मींस उसमें शार्पनेस ज्यादा है, जिसका क्वालिटी फैक्टर कम है उसमें शार्पनेस कम है। क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन किया गया, उसकी डेफिनेशन ये। अब ये इसी चीज को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फॉर्मूला एक्चुअल में बना इसी से है, लेकिन इससे तो समझ में आ रहा है कि हाँ जितनी विड्थ कम होगी उतना बेटर। तो बेसिक फॉर्मूला पहले ये ड्राइव हुआ, इससे फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ, लेकिन ये दोनों डेरिवेशन हमारे लेवल पे हमें जरूरत नहीं है। फॉर्मूले याद कर लो, सफिशिएंट है। अभी कितना बाकी है ये चैप्टर, थक गए उस चैप्टर से? सर हाँ नेक्स्ट स्लाइड। सर हमारे इंटरनेट पे जैसे बैंडविड्थ होता है, हमारे इंटरनेट पे ये नहीं होता बैंडविड्थ? बैंडविड्थ वो कुछ और टर्म्स में होती है बेटा। बैंडविड्थ वहां पे क्या कहते हो, कितनी बैंडविड्थ है कैसे बताते हो? वो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की बैंडविड्थ होती है। हाँ सर। हाँ सर। वो अपलोडिंग और डाउन, वो बैंड वर्ड जो है हम बहुत जगह यूज करते हैं, एनर्जी बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंड, इस तरह से यूज करेंगे। तो वो जरूरी है कि सारी जगह बैंड कम ही होना चाहिए? नहीं, इस पर्टिकुलर पार्ट में बैंड कम होना चाहिए ना। अगर मुझे एनर्जी रिसीव करनी है तो मेरी बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं एनर्जी बैंड की बात करूं तो बड़ी हो तो मेरे लिए अच्छा है, मैं फ्रीक्वेंसी बैंड की बात कर रहा हूं तो शार्प हो तो मेरे लिए अच्छा है। ये तो फ्रीक्वेंसी बैंड की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा हम एनर्जी बैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंड मतलब होता है एक्चुअली में रेंज। बैंड का मतलब एक रेंज की बात की जाती है। इस रेंज इसे कहती है फ्रीक्वेंसी बैंड, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा से ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा तक। ओके सर। हाँ बेटा। इसमें ना मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जैसे आप जो आई नॉट बाय रूट 2 पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के जो वर्टिकल लाइंस खींच रहे हो ना, ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिया था कि एक सर्किट को इनिशिएट करने के लिए एक मिनिमम करंट चाहिए। उसका समझ लो कि आई मैक्स बाय रूट 2 वही चीज है, इससे कम करंट में कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। मतलब इससे ऊपर वाली करंट ही हमारे काम की है, नीचे वाली तो बेकार है हमारे लिए। ठीक है सर। सर इसमें ओमेगा नॉट वाला फैक्टर क्यों आया क्वालिटी में? ओमेगा नॉट वाला फैक्टर इसलिए आया, देख मान लो मैं कहता हूं कि हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज
ओमेगा नॉट जो है, या मैं ऐसा कहूं कि एक बार डेल्टा ओमेगा जो है वो 2 हर्ट्ज का है, और एक बार डेल्टा ओमेगा जो है वो 2 किलो हर्ट्ज का है। कौन सा बेटर है तेरे लिए? फॉर्मूले के हिसाब से तो ओमेगा नॉट पे डिपेंड करेगा। किसके हिसाब से? फॉर्मूले के हिसाब से ओमेगा नॉट पे ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल नहीं, नॉर्मल सोच कि बैंडविड्थ ही दे रखी है सिर्फ, तो क्या हम सोच सकते हैं कि वो चीज कैसी अच्छी है बेकार है? सिर्फ बैंडविड्थ, वो तो रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है। भाई मेरे पास वेव ही बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की आ रही है, मेरे पास वेव ही बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की आ रही है, उसके भाई ये कितना है उसके अकॉर्डिंग तो मैं इसका गैप देखूंगा। यस सर, समझ आ गया। बिना रेफरेंस के तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अच्छा है खराब है। क्वालिटी फैक्टर के बोलो। आंसर ये हमेशा आई मैक्स बाय रूट 2 पे आएगा ना? हाँ, डेल्टा ओमेगा हमेशा आई मैक्स बाय रूट 2 पे दिखाना है। आंसर जो हमारा एलसीआर सर्किट जो इनिशिएट होता है वो भी हमेशा आई मैक्स बाय रूट 2 पे होता है। अभी उसके बारे में मत सोचो, मैंने तो आपको सिर्फ एक लॉजिक दिया याद करने के लिए, समझने के लिए। एक्चुअल लॉजिक तो कुछ और है, अभी उससे डायरेक्ट लिंक मत कर दो इसको। ठीक है सर, ठीक है। एक्चुअल लॉजिक तो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, लेकिन अभी एक ऐसा दे दिया कि हाँ याद रख सकते हो कि इससे काम चल जाएगा हमारा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ानी पड़ेगी पूरी। पीयूष कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? सर जैसे कि फ्रीक्वेंसी जो बैंड यूज होते हैं, मतलब आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, टीवी वगैरह और कुछ एग्जांपल? हर एक के लिए अलग फ्रिक्वेंसी बैंड है बेटा, टीवी चैनल्स के लिए अलग हैं। ये कम्युनिकेशन में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, इस तरह से कुछ अलग अलग बैंड डिफाइन कर रखे हैं। मीडियम वेव, ये सब अलग अलग बैंड डिफाइन कर रखे हैं जो अलग अलग चैनल्स को, अलग अलग कम्युनिकेशन को अलॉट किए गए हैं। तो वो पर्टिकुलर, अच्छा ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर वेव ही, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेव ही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ज्यादा डिस्टेंस तक के लिए। साउंड वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती, वो कुछ मीटर्स के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव भेजें तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, क्योंकि जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है, जिस मीडियम में भी ट्रेवल कर रही है वो मीडियम उस वेव की कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपने पास। साउंड वेव इसीलिए डेड हो जाती है कुछ टाइम के बाद, लेकिन जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग वो कितनी दूर तक जा पाएगी वो डिपेंड करेगा। सर जो हम वेव्स में पढ़े 11th में, जितना जो हमने वेव्स पढ़ा है साउंड वेव्स, उसमें हमने ये कंसीडरेशन में नहीं लिया था ना कि एनर्जी लॉस हो रही है। हमने माना नहीं था, हम तो मान के चल रहे थे सब कुछ आइडल, एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं हो रही, हम तो ये मान के चल रहे थे, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। यस सर, क्योंकि उधर हमने वी का कांस्टेंट फार्मूला निकाला था। बिल्कुल, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। साउंड चल रही है तो कहीं ना कहीं तो डेड होगी। एनर्जी सराउंड मीडियम जो है वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और फाइनली वो डेड हो जाएगी। और होनी भी चाहिए, नहीं होती तो अब तक कितनी आवाजें गूंज रही होती। हर कोई बोल रहा है साउंड चली जा रही, खत्म ही नहीं हो रही कभी, तो वो भी गड़बड़ है। तो लाइट वेव्स को ज्यादा टाइम लगता है डेड होने में? बिल्कुल, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। और अलग अलग वेव, अगर हम अर्थ की सरफेस के पास जाते हैं तो अलग केस होता है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वेव। एक वेव होती है जो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आती है, स्काई वेव। एक जो हम सीधा आइनोस्फीयर को भी ट्रांसमिट करके निकल जाती है और फिर ऊपर सैटेलाइट रिसीव करके वापस भेजती है, दैट इज स्पेस वेव। इन 3 वेव्स की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कराते हैं और इनकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कि स्काई वेव की तरह इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज को ही रिसीव करेंगे जो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो पाए और इजिली मूव कर पाए। अब साउंड भेज दूं ऊपर, अरे वो तो जाएगी नहीं, वापस नहीं आएगी, तो हमें उनकी अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मुझे कोई सिग्नल भेजना है जिसमें मुझे पिक्चर भी भेजनी है, साउंड भी भेजनी है, उसमें डालकर मॉड्यूलेट करके, तो मुझे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज लेनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ साउंड भेजनी है तो दूसरी फ्रिक्वेंसी रेंज से काम चल सकता है। कितने डिस्टेंस में भेजनी है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी का सिलेक्शन होता है। ये सब चीजें आगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आइडिया बस। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे बेटा पीयूष? नो सर। चलो, अब हमारा मेन टॉपिक जिसपे बेस अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, 2 रह गए हैं, एक ट्रांसफार्मर
और एक एलसी ऑसिलेशन। तो पहले हम चलते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। टाइम कितना बचा हमारे पास? 10-12 मिनट हैं। तो एलसी ऑसिलेशन कर लें, ट्रांसफार्मर में टाइम लगेगा थोड़ा सा। एलसी ऑसिलेशन करते हैं भाई। एल और ये सी और यहां पे एक की, ये हमारा एक सर्किट है। मान के चल रहे हैं इसमें रेसिस्टेंस 0 है, दोनों आइडियल हैं, एल बी और सी बी दोनों आइडियल हैं, और रेसिस्टेंस सर्किट में कहीं नहीं है, कनेक्टिंग वायर में भी नहीं है, और कैपेसिटर को मैंने पूरी तरह से चार्ज कर रखा है किसी पोटेंशियल वी पर, वी नॉट मान लेते हैं कि इसको वी नॉट पे हमने चार्ज कर रखा है, की ओपन है, सर्किट में कोई करंट नहीं। अब ये देखो, हम इस की को क्लोज करते हैं t = 0 पर, तो होगा क्या? क्या होना चाहिए? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। यस सर। यस सर। लेकिन इंडक्टर का तो रोल है करंट का अपोज करना। ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की कोशिश, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहा है, तो करंट ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, ये इंडक्टर उसका अपोज करेगा। यस सर। धीरे धीरे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा और करंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो करंट की ग्रोथ को स्लो कर रहा है। ठीक है? तो कुछ टाइम के बाद देखें, कुछ टाइम के बाद इस सर्किट में क्या हो जाएगा, इसका चार्ज पहले से कम हो जाएगा। मैं चार्ज ज्यादा दिखा दूं, 3 दिखा दिए, अब चार्ज कम हो गया और इसमें करंट जा रही है जो इसमें से पास हो रही है। कैपेसिटर का चार्ज कम हो गया और करंट बढ़ गई, तो इसको हम एनर्जी की टर्म्स में सोचें। इनिशियली कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, यस सर, हाफ CV² की। इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी, खाली बैठा हुआ था। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, करंट बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होती जा रही है और उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। यस सर। यस सर। धीरे धीरे जैसे ही ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज होता है, करंट अपनी मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। यानी कि इस स्टेज पे क्या हुआ, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब सोर्स तो खत्म, करंट कौन ड्राइव करेगा? तो करंट वापस 0। लेकिन ये तो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या कर रहा है? क्यों भी चेंज क्यों हो रही है? तो उसके डिक्रीज होने के प्रोसेस को भी स्लो कर देगा। भाई इंडक्टर का तो एक ही काम है, करंट के चेंज का अपोज करना। तो अभी तो उसने इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दिया। अब वो डिक्रीज होके 0 होना चाह रही है, उसे भी स्लो कर दिया। तो जैसे ये डिक्रीज होना शुरू होगी, ये कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यस सर। यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ती जा रही है। जैसे ही करंट 0 होती है, ये कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाता है उतने ही पोटेंशियल V0 पर। यानी कि पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यस सर। फिर क्या होगा? फिर वही प्रोसेस, वैसी ही स्टेज आ गई, सिर्फ पोलरिटी तो उल्टी है, बाकी तो स्टेज वही है। फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर वो अपोज करेगा, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस, ये LC ऑसिलेशंस चलते रहेंगे, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। मींस हम आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस 0 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये अनडैम्ड ऑसिलेशंस होंगे। यस सर। सर सर एक बार ये वापस बताना कि वो कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है? भाई ये करंट मैक्सिमम जा रही थी, इस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब ये करंट खत्म होगी, खत्म होने में टाइम लगाएगा ये, तो करंट तो फ्लो कर रही होगी ना।
यस सर। जब करंट फ्लो कर रही है तो इसे चार्ज नहीं करना शुरू कर देगी, करंट आ रही है भाई। ठीक है। अब इसकी हम तो ये थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, जब मैथमेटिकली तो प्रूफ करें, चेक कर लेते हैं। किसी इंस्टेंट पे ये सपोज मैंने ये स्टेज मान ली, ये कैपेसिटेंस है, इस पे चार्ज क्यू का है, करंट आई जा रही है, और मान लो करंट बढ़ रही है इस समय, यहां से यहां तक देखें तो करंट बढ़ रही है, अभी तो वहां पहुंच नहीं है। तो इस समय अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, Q बाय C इज इक्वल्स टू L di बाय dt। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकता हूं किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग? यस सर। यस सर। Q बाय C इज इक्वल्स टू L di बाय dt। यस सर। Q का मतलब, Q और I को अगर मुझे लिंक करना है तो करंट निकल रही है, तो मैं कह सकता हूं कि I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी है। यस सर। इन दो इक्वेशन को कंबाइन करें, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, हमारे को मिला Q बाय C इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी एंड I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी का मतलब माइनस डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। यस सर। और ये डी आई बाई डी टी की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा Q बाय C इज इक्वल टू L माइनस डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाय एल सी क्यू। क्या ऐसा लिख सकता हूं? मैथ्स कर रहे हैं अभी, कोई और लॉजिक नहीं, सिंपल मैथ से देख रहे हैं उसमें कैसे चार्ज मूव कर रहा है। ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी लग रही है। a square is equals to omega x, sorry d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। किस चीज की इक्वेशन थी ये? SHM एक्सेलरेशन की, SHM की इक्वेशन। अरे वही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस x की जगह पे q है, ओमेगा की जगह पे 1 बाय अंडर रूट एल सी है, यही तो है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर इनिशियल फेज में फाई नॉट का मान लूं तो ऐसी था सॉल्यूशन एसएचएम का। यस सर। तो इसका सॉल्यूशन भी तो वैसा ही होगा, यानी कि इसमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू a मतलब एम्पलीट्यूड, तो यहां पे Q नॉट लिख दूं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ए ही लिख दूं पहले भाई, कंफ्यूजन ना हो भाई कहां से आ गया Q नॉट, यही होगा बेटा। यस सर। अगर मैं मान के चलता हूं सपोज इनिशियल फेज में जीरो ले, इनिशियल फेज तो मैंने कोई रेफरेंस लेना है, मान लिया इनिशियल फेज जीरो है, तो इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। भाई किसी एक टाइम को तो इंस्टेंट को रेफरेंस देना पड़ेगा। टी जीरो पर मान लिया इनिशियल फेज जीरो, टी जीरो पर चार्ज कितना ले फिर? हमने केस क्या लिया था, हमने टी जीरो पर क्यू नॉट लिया था। यस सर। टी जीरो पे क्यू नॉट लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही फेस निकालने फिर बेटर है। फिर तो प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा ना फेज। मतलब हमें ज्यादा डिटेल, मैं तो ड्राइव करने की कोशिश करता कि किसी तरह से और फॉर्मूला बन जाए। वो तो इनिशियल फेज हमें इनिशियल इंस्टेंट तो दे रखा होगा। अगर मैं टी जीरो इस सिचुएशन को लेके चल रहा हूं तो टी जीरो पे चार्ज मैक्सिमम है, क्यू नॉट है, टी जीरो पे चार्ज मैक्सिमम है और करंट जीरो है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं पूरा ही फंक्शन ले लूं ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो टी जीरो पे मुझे पता है कि क्यू की वैल्यू क्यू नॉट है, क्यू की वैल्यू क्यू नॉट, और आई की वैल्यू जीरो है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। यस सर। जरा देखें भाई, डाटा पुट करने करके पहले इसका यूज करता हूं। इसका यूज करेंगे तो आ जाएगा क्यू नॉट इज इक्वल टू ए साइन टी जीरो, पुट करूंगा तो साइन फाई नॉट। क्या ये ठीक है?
और दूसरे निकालना तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि I इज इक्वल टू है माइनस डी क्यू बाई डी टी, जो मैंने I यहां पे कंसिडर किया था। I की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू ओमेगा। यस सर। और टी जीरो पे करंट जीरो है, तो करंट को जीरो पुट किया, माइनस ए ओमेगा कॉस फाई नॉट। यस सर। तो कॉस फाई नॉट की वैल्यू जीरो आ गई, यानी कि फाई नॉट मैं कह सकता हूं इनिशियल फेज पाई बाय 2 का है। यस सर। अगर मैं इनिशियल फेज पाई बाय 2 का पुट कर दूं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर। और ए की वैल्यू क्यू नॉट आ जाएगी। यस सर। फाई निकल गया, ए निकल गया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इसके एसएचएम चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी इक्वेशन जो होगी वो क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैंने इसको टी जीरो माना है, अभी मैंने ओमेगा लिखा नहीं है। यस सर। ओमेगा क्या है? अरे कंपैरिजन करूं तो ये 1 बाय एल सी ओमेगा स्क्वायर होगा उसके ऑसिलेशन का। यानी कि ओमेगा की वैल्यू तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी है, यानी कि यहां पर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो मुझे ये इक्वेशन मिल रही है। तो कैपेसिटर का चार्ज कैसे चेंज हो रहा है, मेरे को इक्वेशन मिल गई। मुझे करंट कैसे वेरी कर रही है वो निकालना है, तो डेरिवेटिव करके वो भी निकल जाएगा। नहीं तो हमने डेरिवेटिव तो कर ही दिया, इसमें सिंपल ए और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, करंट की रिलेशन भी मिल जाएगी। क्या क्लियर हो रहा है सर? अगर एक से ज्यादा होते तो कैसे करते हैं? एक से ज्यादा मतलब क्या होता? या तो एल या फिर सी, अगर एक से ज्यादा होता तो कैसे करते? अगर पैरेलल में ही है तो इक्विवेलेंट निकाल के करते। 2 एल है इक्विवेलेंट निकाल के, 2 सी है इक्विवेलेंट सी निकाल कर। अच्छा सर, ठीक है। और सीरीज पैरेलल मिक्स करोगे तो वो नहीं करना हमें। आंसर हम अगर यहाँ पे टाइम पीरियड निकालें तो फिर वो टाइम पीरियड किस चीज का आएगा? टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का आएगा। यहां से यहां तक जो मैंने फिगर बनाई है, मैंने ऐसी फिगर बनाई है, यहां गया फिर यहां गया फिर इधर आया फिर इधर आया, ऐसी है ना। यहां तक देख आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। फिर ये वापस उसी सिचुएशन तक पहुंचेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी देख क्या निकल रही है, मतलब आपको एक ही फ्रीक्वेंसी 3 जगह काम आ रही है। सीरीज रेजोनेंस में जो पड़ी थी, पैरेलल रेजोनेंस में जो पड़ी, अरे एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी वही है, 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। यही तो निकल रही है। यस सर। यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी में 3 जगह काम आ रही है। एक्चुअल में एलसी ऑसिलेशन क्यों कराए जाते हैं? एक ईएम वेव प्रोड्यूस करने के लिए। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस करने के लिए उसी फ्रीक्वेंसी के एलसी ऑसिलेशंस करा दो तो ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। ईएम वेव प्रोड्यूस, अब ये था हमारे सिलेबस में, कभी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में बनाया गया था। जब हम ईएम वेव पढ़ेंगे थोड़ा सा आइडिया तब दूंगा बेटा। नेक्स्ट चैप्टर वही करना है, ईएम वेव। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जो वेव प्रोपेगेट हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्चुअल में सर्किट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है ईएम वेव बनाने के लिए, कि 2 प्लेट से हम कैपेसिटर बनाते हैं और इंडक्टर भी इसके बीच में ही होता है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं और इसका कनेक्शन ऐसे दे देते हैं। मतलब एलसी ऑसिलेशन में एल एक्चुअल में सी के अंदर ही है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वेरिएशन हो रहा है, ईएम वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। यस सर। और वो ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है उसी अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होगी उसकी। सर इसके बाद रे ऑप्टिक्स नहीं होगा? एक क्लास है ईएम वेव की, एक क्लास, उसके बाद रे ऑप्टिक्स होगा। ओके सर। सर वो चैप्टर तो इंडिपेंडेंट है ना? हाँ, ईएम वेव पढ़ सकते हो बेटा। सर एक बार डायग्राम खोलोगे? सर जब चार्ज 0 हो गया कैपेसिटर पे तो इसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा,
बिल्कुल नहीं रहा। क्या उस वक्त हमारा जो इंडक्टर है वो बैटरी की तरह वर्क कर रहा है? बिल्कुल, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस था पहले, अब तो उसमें करंट है। अब वो करंट चेंज होगी तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अभी तो सर कोई करंट चेंज नहीं हो रही ना, जब कैपेसिटर पे करंट चार्ज 0 हो गया। हाँ, चार्ज 0 हो गया, इस समय करंट मैक्सिमम पे पहुंच गई अपनी। यस सर। अब सोर्स तो है नहीं, यस सर। करंट को ड्राइव कौन करेगा? मतलब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर रह जाएगी, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कैसे रहेगी कि करंट फ्लो करती रहे? हाँ, यस सर। अब करंट फ्लो करेगी तो वो कैपेसिटर के पास तो आएगी नहीं आएगी। फिर वो कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाएगा। सर एक्चुअली मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब इंडक्टर क्या स्टोर कर रहा है? इंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अब। यस सर। तो वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है इस समय। सर मैग्नेटिक एनर्जी है क्या? मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है? सर फिर भी एक फील थी कि मतलब चार्ज है तो उसके सेपरेशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो वो मूव करना शुरू कर देगा। यस सर। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मैं एक मोनोपोल छोड़ दूं तो उस पर फोर्स लगेगा, यस। वो मूव करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद एनर्जी कहां से आ गई? मैग्नेटिक फील्ड ने दी। जहां पे भी कुछ पर्टिकुलर टाइप की फील्ड है, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई एनर्जी को किस तरह से लिंक कर सकते हो आप? सिंपल, एनर्जी हम कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। यस सर। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दूं, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज कोई वर्क कर पाएगा? नो सर। लेकिन अगर फील्ड होती, छोड़ दे, वो मूव करेगा, एनर्जी आ जाएगी उसमें, है इसका तभी तो मूव कर रहा है वो। तो एनर्जी कहां है? जहां फील्ड है वहां एनर्जी है। किस टाइप की फील्ड, उस टाइप की एनर्जी। हाँ जी सर, बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा। सर वो एक्चुअली ना सर, पीवी सर एक सजेशन दे रहे थे कि मुझे ड्रॉपर बैच में शिफ्ट करने के लिए। सर क्या मुझे जाना चाहिए? अच्छा, उसमें वैसे वैसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, फायदा तो रहेगा, लेकिन उसमें 12th स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। यस सर। मेरे से कल डिस्कस करिए उसके बारे में। ओके सर। मैं एक बार प्रदीप सर से भी बात कर लेता हूँ, कल मेरे से बात करिएगा। सर मैग्नेटिक से एक चीज पूछनी थी सर, मतलब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बेसिक सा कांसेप्ट है सर कि मैं ना कहीं कुछ पढ़ रहा था, मैं पूरा कंफ्यूज हो गया सर। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है वो कंजर्वेटिव होती है या फिर नॉन कंजर्वेटिव होती है? मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स कंजर्वेटिव कहेगा? हाँ सर, कंजर्वेटिव तो फील्ड को कहेगा ना, या कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा है? फोर्स की। सर मैं इसमें इसलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर मैं किसी पार्टिकल को पूरा घुमा के उसकी पोजीशन में वापस ले आऊं तो हम कोई वर्क ही नहीं करते, तो फिर कंजर्वेटिव लग रही थी। B.dl सोच के बताऊंगा, कुछ डाइसी सा क्वेश्चन है, मतलब बड़े ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस पार्ट पे। हाँ सर। आंसर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? देखो हम तो कंजर्वेटिव लेके चलते हैं, लेकिन कुछ जगह पे कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल गया था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ वो तो नॉन कंजर्वेटिव होती है, बट सर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो कंजर्वेटिव मानते हैं ना? हम कंजर्वेटिव मानते हैं। हाँ जी सर, जैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ से ही निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है सर। जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में करंट अज्यूम करके। बिल्कुल बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस सर। चल हाँ जी बेटा। सर वॉर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड में एक डाउट था। बोल। जैसे वॉर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड में तो
मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करते हैं तो अपन बोल देते हैं सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अपन नॉर्मली जो लेते हैं एरिया में वहां पे इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे क्यों नहीं बन रही, वहीं पे क्यों बन रही है वो? नहीं, बनती तो वहां पे भी है, लेकिन वो केस हमारे सिलेबस में नहीं है। आप ये मान के चलो कि आप हमेशा वोर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड ही मानोगे, दूसरा केस हमने लेना ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करना, वो तो सारे रिलेशन गड़बड़ हो जाएंगी। भाई हम ये सोच के चलें कि भाई ये एक लूप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हूं, अब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के इस एंड पे आ रहा है या मिडल पे आ रहा है, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यस सर। अगर मैं सिचुएशन ऐसी लेके चलता हूं कि भाई ये वोर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और लूप यहां पर है, मूव कर रहा है, या यहां पर मूव कर रहा है, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी इस वोर्टेक्स के अकॉर्डिंग। यस सर। लेकिन हम ऐसे केस में वो जो पुराना मेथड है d∅dt उसका यूज कर लेते हैं। यस सर। लेकिन अगर कहीं पे आपसे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए, इसके अलावा कोई केस आपने सोचना ही नहीं है। ओके सर एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थी, पीवाई यूज कर रहे थे, तो इसमें ऐसा था एक जगह करंट दे दिया, मतलब किसी बॉक्स कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के, तो चार्जेस सेपरेट होंगे उस कंडक्टर में। सेपरेट क्यों होंगे? मतलब चार्जेस सर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा ना। कंडक्टर की कोई थिकनेस है? हाँ सर, थिकनेस। अच्छा ठीक है, ठीक है। दोनों दे, तो सर चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे, एक सरफेस पे चला जाएगा, एक सरफेस पे, तो फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम करंट कहते हैं, और उसके अंदर चार्ज सेपरेट हो रहा है, तो बेसिकली वो हो क्या चीज रही है? सेपरेट होके मूव तो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपने। एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगना शुरू हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर आते हुए इधर तो आ गया, अब इससे बाहर तो नहीं जा सकता। यस सर। इधर मूव कर जाएगा, ये तो अपना फोर्स लगा रही है ना, करंट क्यों खत्म हो जाएगी? लेकिन ऐसी सिचुएशंस कहीं दे रखी हैं, किसी क्वेश्चन में आई हुई है सर? एक एडवांस कई क्वेश्चन, तो उसमें से भी ये पूछा होगा कि इस डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है। यस सर, यही क्वेश्चन। हाँ, तो वो चार्जेस सेपरेट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने चार्जेस सेपरेट करके जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेथड लगाया था ना, मैंने कहा कि यहाँ पर एक इनफिनाइट विड्थ की वो बन गई प्लेट जिस पे चार्ज है बहुत सारा, इधर वाली, हाँ, और दूसरी साइड भी सेम बन गई नेगेटिव चार्ज में, और मैंने उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन सर आंसर उसमें गलत आ रहा है, वो उसमें विड्थ का भी फैक्टर आ रहा है, थिकनेस का भी और डी का भी, जबकि उस क्वेश्चन में डी का फैक्टर आएगा नहीं। मैं समझ, दोबारा बता। सर कंडक्टर की थिकनेस भी दे रखी है, विड्थ भी दे रखी है। थिकनेस भी दे रखी है और विड्थ भी दे रखी है। यस सर। अब विड्थ किस तरफ? पीछे की तरफ। हाँ सर, पीछे की तरफ। ठीक है, ठीक है। और थिकनेस थोड़ी मोटी सी, मतलब डी लेंथ ऐसे दे रखा है। ठीक है, लेकिन कुछ assumption दे रखी होगी कि d is very very less than that thickness या ऐसा width। सर कुछ नहीं दे रखा। अच्छा, तो मैंने सोचा सर ऐसा ही होगा कि मतलब अज्यूम खुद से ही कर लिया कि यहाँ पे इनफिनाइट एक प्लेट बन रही होगी, दूसरी साइड भी इनफाइनाइट तब मान सकते हो, इनफाइनाइट तब मान सकते हो जब ये विड्थ, ये थिकनेस जो है विड्थ के कंपैरिजन में बहुत कम हो। सर ऐसा दे नहीं रखा। तो फिर कैसे मान लोगे इनफाइनाइट? सर तो फिर किस कॉन्सेप्ट से करता हूँ इस क्वेश्चन? सर हाँ जी, एक वैसे इसमें राइट क्वेश्चन भेज दियो, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा बेटा। सर वैसे इसमें राइट कॉर्नर में नहीं होंगे? 2 मिनट, क्लास थी। हाँ जी, राइट सर बॉटम राइट कॉर्नर में हो जाएंगे एक टाइप के चार्जेस तो सेपरेट। बॉटम राइट कॉर्नर में क्यों? अरे इलेक्ट्रॉन तो लगातार मूव कर रहे हैं ना, हर जगह एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा मूव कर रहा होगा। सर सारे सेपरेट हो जाएंगे, सब वो पॉइंट सारे इस तरफ आ रहे हैं लेकिन मूव तो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यस सर, तभी तो बॉटम राइट कॉर्नर में हो जाएंगे सेपरेट। अरे तो पीछे से इलेक्ट्रॉन और भी तो आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे? करंट तो पूरे में फ्लो करती है कि यहाँ से निकलते गए पीछे से ना आए, क्या ऐसे करंट पॉसिबल है? सर क्लोज करंट तो
क्लोज लूप नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगी? नहीं सर, जैसे अपन उसमें कहते थे ना हॉल्स इफेक्ट में, एक कंडक्टर को लेंथ वो तो एक कंडक्टर को मूव कर रहे थे, यहाँ तो करंट पास होने की वजह से वो सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि विड्थ दे रखी है। आप कंडक्टर को मूव नहीं कर रहे, आप इस कंडक्टर को कहीं नहीं ले जा रहे, क्योंकि अगर कंडक्टर को मूव कर रहे होते तो ये इलेक्ट्रॉन राइट में क्यों जाता? यस सर। ये तो उस जो आपने इस तरह का कंडक्टर मान लो, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये सिचुएशन है बेटा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर जाएंगे। फिर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, जिससे फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये ऐसे करके ऐसे जाना शुरू कर देगा, लेकिन ये जाएगा तो पीछे से भी तो आ रहे हैं, वो सब भी तो ऐसी चलते जाएंगे सारे, सब यहां पर आ जाएगा नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, लेकिन मूव कर रहे हैं क्योंकि बैटरी लगा रखी है आपने। यस सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में बोल। सर एक चीज और पूछनी थी बस सर कि एक मॉड्यूल में क्वेश्चन था जिसमें ना एक रिंग थी और उसके नीचे एक लाइन थी जिसपे एक इलेक्ट्रॉन पहले आ रहा था एंड देन जा रहा था वो उसके पास से। तो सर उसमें उसका ये था कि पहले उसमें EMF पहले इंड्यूस होगा एंड देन ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, क्योंकि जो फ्लक्स होगी वो पहले बढ़ जाएगी एंड देन डिक्रीज कर जाएगी। तो उसमें फ्लक्स हम ले किसका रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का? किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से। अच्छा ठीक है सर, ठीक वो लगा ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यस सर।